वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम को पढ़ा था, ओम के नियम की कमियों को पढ़ा था और इससे संबंधित टॉपिकों का अध्ययन किया था। वहाँ बताया गया था कि जहाँ ओम का नियम एक्टिव ना हो सके, ओम के नियम को लागू ना कर सके, तो वहाँ पर हम लोग एक दूसरे नियम का अस्तित्व रखते हैं जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम का अध्ययन करेंगे। तो बच्चा लोग, अगला हम लोग का टॉपिक है सरल परिपथ, सिंपल सर्किट। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग निम्नांकित टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पहले सिलेबस समझ लेते हैं। पहला है विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध, समरूप सेलों का संयोजन, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर सेतु और विभव मापी। ध्यान देना, सेल से संबंधित जितने ये टॉपिक हैं, आपका ये जितने टॉपिक हैं ये आपका बेसिक क्लास है। ये हमारे सिलेबस का भाग नहीं, ये बेसिक जानकारियां हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि सेल क्या है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। विद्युत सेल, विद्युत सेल, सेल होता क्या है? सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि विद्युत सेल किसको कहेंगे। तो सेल क्या करता है? हम लोग टार्च में कहते हैं बैटरी डालना। नहीं बाबू, बैटरी नहीं होता है। सेलों का संयोजन बैटरी होता है। आप टार्च में डालते हो एक 3 सेल का, उसको क्या बोलते हैं? 3 सेल का टॉर्च है, 5 सेल का टॉर्च है। तो 5 सेल का टॉर्च का मतलब क्या? उसमें 5 ठो सेल डाला जाएगा। आप उसको कहते हो बैटरी डाला जा रहा। नहीं, जहाँ 2 सेल मिल जाए तो यह व्यवस्था बैटरी है, 3 सेल मिल जाए तो बैटरी। सेलों का समूह बैटरी होता है। सिंगल सेल है तो उसको सेल कहेंगे, उसको बैटरी नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ तो बैटरी लिखा होता है। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोग। तो ये सेल क्या करता है? सेल में क्या होता है? सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है और जब टॉर्च में डालते हैं तो प्रकाश के रूप में निकलता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है सेल की सहायता से। मतलब सेल एक ऐसी विद्युत युक्ति है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सेल की परिभाषा हम लोग क्या देते हैं? सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये सेल की परिभाषा हो गई। इसका संकेत जो आप देते हो, किसी सेल का संकेत हम लोग कैसे लिखते हैं? तो बच्चा लोग, सेल का संकेत एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा। ये सेल का चित्रीय संकेत है। बड़ी रेखा प्लस और छोटी रेखा माइनस। मतलब इसकी बनावट में चलो, किसी सेल की बनावट में चलो तो इसकी बनावट कैसी होती है? तो किसी सेल में 2 प्लेटें होती हैं। देख रहे हो, पहली प्लेट ए, दूसरी प्लेट बी। किसी सेल में 2 प्लेटें होती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में सेल, आप बैटरी को तोड़िए, घर पर दे, देखिए कुछ काला काला पदार्थ निकलता है, रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है वह। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में रासायनिक पदार्थ भर दिया जाता है। इन प्लेटों को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड। हिंदी में भी वही कहते हैं, इंग्लिश में भी वही कहते हैं। तो किसी सेल में 2 प्लेटें होती हैं जिसे सेल का क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। तो यह धन इलेक्ट्रोड हुआ और यह ऋण इलेक्ट्रोड हुआ। ध्यान दीजिए मेरी बात को। किसी सेल की बनावट में चलते हैं तो किसी सेल में 2 प्लेटें होती हैं। आप देखिएगा, 2 सिरे, आप बैटरी में ये सामने वाला, ये पीछे वाला 2 सिरा, 2 प्लेटें, ये धन प्लेट, ये ऋण प्लेट। सामने वाला धन, पीछे वाला ऋण हो जाता है। तो किसी सेल में 2 प्लेटें होती हैं, एक धन, एक ऋण। इन प्लेटों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ये अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड, एक धन इलेक्ट्रोड, एक ऋण इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में
कुछ रासायनिक पदार्थ भरा होता है जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है। जब परिपथ में धारा बहती है तो उसका विद्युत अपघटन होता है और उस अपघटन के फलस्वरूप विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इन पदार्थों को जो इनके बीच में भरा जाता है उनको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। ये मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य। और इनको किस विधि द्वारा इनको अपघटन किया जाता है तो उनको कहते हैं हम लोग विद्युत अपघटन। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, विद्युत अपघटन विधि द्वारा इनका विघटन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इनका। ये पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं और उनका जिस विधि द्वारा अपघटन होता है, जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये सेलों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। यह सेलों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। अब आ जाते हैं अपने, ये तो सेल के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्टकट में इसको ईएमएफ कहते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, समझते हैं। तो सबसे पहली बात, एक मन में कंफ्यूजन होता है, उसको दूर कर लीजिएगा। विद्युत वाहक बल, नाम में बल लगा हुआ है तो बच्चे समझ लेते हैं यह एक किसी प्रकार का एक बल है। बिल्कुल नहीं बाबू, नाम में बल लगने से ये बल नहीं होता। नाम लोहा सिंह हो तो लोहा हो जाओगे, नाम से तो आपके अस्तित्व का परिचय नहीं होता, आपके पहचान की परिचय नहीं होता। तो नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। तो यह बल नहीं है, पहली बात। यह एक तरह का वोल्टेज है, यह एक प्रकार का वोल्टेज है। कैसा वोल्टेज है, ध्यान देना। किसी सेल में एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो सेल में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो ई से सूचित करेंगे तो ई बराबर W/Q हो जाएगा। एकांक आवेश को कार्य तो Q आवेश को लाने में W कार्य, तो एकांक आवेश को W/Q। और ध्यान दीजिए, ये तो विभव ही होता है ना, W/Q। तो जब विभव है, यह विभव है, तो इसको वोल्ट में मापेंगे ना। बिल्कुल, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का विभव है, वोल्टेज है। तो विद्युत वाहक बल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल एक लाक्षणिक गुण होता है, एक उसकी वोल्टेज है। कैसा वोल्टेज है? एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो किसी सेल में धारा का प्रवाह किधर होता है, ये भी बात समझ लो। ये सेल अभी हम लोगों ने समझा था। तो इस किसी सेल में, सेल के बाहर धारा हमेशा ये बड़ी रेखा बताती है, ऐसे धन से ऋण। सेल के बाहर धारा धन से ऋण की ओर, और सेल के अंदर ऋण से धन की ओर। ध्यान रखना इस चीज को। सेल के बाहर धारा किधर जाएगी? पॉजिटिव टू निगेटिव, और सेल के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव। तब ना एक पूर्ण चक्र होगा। ये देखो, ऐसे हम ऐसे चक्र बनाते हैं, पूरा चक्र बनाते हैं। तो सेल के बाहर प्लस से माइनस की ओर और सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर, तब ना एक संपूर्ण परिपथ होगा। तो सेल के अंदर धारा का प्रवाह उल्टा होता है, ऋण से धन की ओर जाता है, और सेल के बाहर हमेशा धन से ऋण की ओर। और धन कौन होता है? बड़ी वाली रेखा।
बड़ा वाला जो रेखा आप दर्शाते हो चित्र में, यह धन होता है और छोटा वाला रेखा ऋण होता है। इस तरह से किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, रिपीट करें और इसको आप नोट करेंगे। एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। E बराबर कैपिटल E से डिनोट करेंगे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो E बराबर W/Q। विभव का भी यही सूत्र था, W/Q। विभव का भी यही था, तब तो विभव का मात्रक वोल्ट, बीमीय सूत्र भी वही हो जाएगा, विभव वाला जो हम लोग पढ़े थे कार्य बटा आवेश का। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा कार्य mL²T आवेश -3A-1। ये बीमीय सूत्र हो जाएगा आपका विद्युत वाहक बल का, विभव का कार्य बटा आवेश रखकर आप मान निकाल लीजिए। तो ये तो एक जानकारी होगी। एक और परिभाषा इसका जानते हैं, विद्युत वाहक बल का एक परिभाषा ये हुआ, एक दूसरी परिभाषा भी हम बताते हैं। देखिए, एक परिपथ बनाते हैं, इस परिपथ में एक सेल लगा हुआ है, यहाँ एक कुंजी लगी हुई है, स्विच। एक स्विच लगा हुआ है, ये सेल प्लस माइनस, और यहाँ स्विच कुंजी के लगा हुआ है। बात समझना, ये दोनों तार अलग अलग है, ज्वाइंट नहीं है, तो इसको क्या कहिएगा, स्विच में क्या कहिएगा, स्विच ऑन की स्विच ऑफ। स्विच ऑन होता है तो परिपथ में धारा बहती है, स्विच ऑफ होता है, ऑफ मतलब बंद। स्विच जब बंद होता है तो क्या होती है, परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। तो ये क्या है, ये परिपथ खुला हुआ है कि बंद है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला परिपथ। ये कैसा परिपथ है, खुला परिपथ। और इसी को आप ऐसे समझ लो, ये क्या है, बंद परिपथ। खुला परिपथ है तो स्विच ऑफ है कि, बिल्कुल स्विच ऑफ। और इसमें बंद परिपथ में मतलब स्विच ऑन। तो उल्टा नाम है इनका, स्विच ऑन कहते हैं तो कहते हैं स्विच ऑन, परिपथ खुल गया है, खुला हुआ है, परिपथ बंद। जब ऑन करते हैं तो बाद धारा बहने लगती है, दोनों तार टच कर जाते हैं। और जब स्विच ऑफ होता है, आपके घर में स्विच ऑफ की स्थिति में होता है, तो ये दोनों तार अलग अलग होते हैं, परिपथ में धारा का प्रवाह। अब इसमें परिपथ में धारा बहेगी, I एम्पियर की धारा हो तो धारा का प्रवाह होगा, सॉरी उल्टा इधर से आएगा I, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, सेल के अंदर होगा लेकिन परिपथ में नहीं होगा। अब ये देखो, जब परिपथ बंद हो तो यहां जो सेलों के बीच का जो विभवांतर होगा वह विद्युत वाहक बल E होगा, और ये जब परिपथ खुला हुआ है तो ये विभवांतर V होगा। मतलब जब परिपथ बंद हो, परिपथ जब बंद हो, बंद परिपथ हो, परिपथ में जब धारा का प्रवाह हो रहा हो, तब परिपथ खुला हुआ है, सॉरी ये तो उल्टा हो गया ना, यह E हो जाएगा, यह V हो जाएगा। परिपथ में धारा बहेगी तभी ना वोल्टेज होगा, और यह सेल के अंदर का है, तो सेल के अंदर जब परिपथ खुला हुआ हो, परिपथ जब बंद न हो, स्विच ऑफ हो, तो उस स्थिति में सेलों के टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होता है उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल की दूसरी परिभाषा, जब परिपथ खुला हुआ हो, अर्थात जब परिपथ में धारा का प्रवाह न हो, तब सेल के टर्मिनल, ये टर्मिनल बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इनके बीच का जो विभवांतर होता है वह विद्युत वाहक बल ही होता है। और जब परिपथ में धारा बहने लगती है, जब परिपथ बंद हो जाता है, तब इनके सिरों के बीच का विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ये तीसरा, ये भी विभवांतर है वोल्टेज, और ये भी विभवांतर है वोल्टेज, दोनों विभवांतर हैं। ये कब, जब परिपथ खुला हुआ हो, परिपथ में धारा का प्रवाह न हो, उस समय का वोल्टेज है। और यह कब, जब परिपथ बंद हो जाए, जब परिपथ में धारा का प्रवाह हो, तब
उनके बीच का जो विभवांतर होगा वह टर्मिनल विभवांतर, या साधारण बोलचाल की भाषा में जो पिछला पाठ का हम लोग विभवांतर पढ़े थे, साधारण विभवांतर भी कह सकते हैं। टर्मिनल विभवांतर इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी सेल में दो टर्मिनल होते हैं, ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, इनके बीच का ही तो डिफरेंस है, विभवांतर है, विभवों का अंतर है, तो ये टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। विद्युतवाहक बल को ई से डिनोट करेंगे, टर्मिनल विभवांतर को भी से। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, चौथे टॉपिक पर आते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो अभी तो आपको बताए थे सेल की बनावट, थोड़ा सा फिर से रिकैप करें। किसी सेल की बनावट में किसी सेल में दो प्लेटें होती हैं जिसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, ये अलग अलग पदार्थ के बने हो सकते हैं। तो जब ये अलग अलग पदार्थ के होंगे तो इन दोनों टर्मिनलों का, दोनों इलेक्ट्रोडों का अपना प्रतिरोध भी तो होगा, और यह टर्मिनल सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ में डूबे हुए हैं, तो उस रासायनिक पदार्थ का भी तो प्रतिरोध होगा। तो यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल के टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड होते हैं, उन सभी इलेक्ट्रोडों की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, और प्रकृति अलग अलग होने के कारण उनका प्रतिरोध भी अलग अलग हो सकता है। यह प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध को आप स्मॉल r से डिनोट करेंगे। प्रतिरोध तो है ही, मात्रक तो ओम लिखोगे ही, विमीय सूत्र भी वही होगा। प्रतिरोध है तो प्रतिरोध है ना, तो मात्रक ओम ही होगा, विमीय सूत्र वही होगा जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का था। कैपिटल R अब बाह्य प्रतिरोध कहलाएगा, और स्मॉल r अब आंतरिक। आंतरिक मतलब सेल के अंदर का। तो सेल के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी सेल में ये दो इलेक्ट्रोड, और यह इलेक्ट्रॉन एक रासायनिक विलयन में डूबे होते हैं, एक रासायनिक पदार्थ में डूबे होते हैं, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है किन पर? इलेक्ट्रोडों पर। बिल्कुल, ये अलग अलग इलेक्ट्रोड बदल दिया जाए तो प्रतिरोध बदल जाएगा। ये लोहा है, इसका अलग प्रतिरोध होगा, ये चांदी है, इसका अलग प्रतिरोध होगा, ये तांबा है, इसका अलग प्रतिरोध होगा। मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोड हो तो उनका प्रतिरोध भी, उनका आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। प्लस रासायनिक पदार्थ में धारा बहेगी तभी तो ऋण से धन की ओर धारा का प्रवाह होगा। तो रासायनिक पदार्थ बदल दिया जाए तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है। किन किन पर? इलेक्ट्रोड पर, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो विद्युत अपघट्य है, जो पदार्थ जिसका अपघटन होता है, उन पर। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के इलेक्ट्रोडों पर और उसकी विद्युत अपघट्य उस पदार्थ पर निर्भर करता है जिस पदार्थ में ये इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। तो इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये जब भी होगा सेल के अंदर का ही बात बताएगा। सेल के बाहर आप तार द्वारा परिपथ जोड़ते हो तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध नहीं, बाहर से जोड़े हो तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R होगा, वह बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R होगा। तो ये सेलों के बारे में जानकारी हो गई, इतना अभी तक हमने जाना। अब विद्युतवाहक बल और टर्मिनल, ये दोनों वोल्टेज E है और V है। नंबर 2 और नंबर 3 इनके बीच में रिलेशन को भी जानना है। चलिए समझते हैं। देखो, ये जो परिपथ है, ये सेल हो गया, यह स्विच के हो गया। इसमें स्विच ऑन है और इसमें स्विच ऑफ रखिए, उसमें ऑन कर दिए, ऑफ, स्विच ऑन। ये देखो ऑन हो गया। तो बताओ स्विच ऑन हो गया तो इसमें धारा तो बहने लगेगी ना, आई, और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तब ये दोनों चित्र एक ही है, एक में स्विच ऑफ रखे हैं, एक में स्विच ऑन रखे हैं। जब स्विच ऑफ हो तो विद्युतवाहक बल ना है, तो वोल्टेज है ना, तो E बराबर वोल्टेज बराबर ओम के नियम से
V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो आई आर, तो आई बराबर यहां निकाल लो, धारा आई बराबर, जब ये स्विच ऑन कर देते हैं तो परिपथ में एक धारा बहने लगती है, और ओम के नियम से धारा वोल्टेज बटा में प्रतिरोध, वोल्टेज ई है और प्रतिरोध, ध्यान देना ये एक बाहर से भी प्रतिरोध यहां लगा दो, एक बाहर से भी प्रतिरोध लगा दो, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ये बाह्य प्रतिरोध। तो ध्यान से देखो, यहां इसको थोड़ा सा फिर से डिफाइन करते हैं। यहां दो प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। और ये किस क्रम में जुड़े हुए, देखो ये किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन है ये प्रतिरोधों का, श्रेणी क्रम संयोजन। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस आर, श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 होता है, तो ये जोड़ो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर, ओम के नियम से I बराबर V, सेल का भी ई होता है, सेल का अपना वोल्टेज विद्युत वाहक बल ई होता है, अब बटा में आर तो हो रहा है आर प्लस आर ना, तो ई बराबर आई इंटू आर प्लस आर बराबर आई आर प्लस आई आर। ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखो ई आई आर, आर तो बाहर का है, कैपिटल आर सेल के बाहर का है ना, और सेल के बाहर जो वोल्टेज होता है वो साधारण वोल्टेज, जिसको हमने टर्मिनल विभवांतर या साधारण विभवांतर नाम दिया था, तो ये हो जाएगा। तो ई बराबर आई आर, और ये तो भी हो गया ना, भी, तो ई बराबर भी प्लस आई आर, ये दोनों वोल्टेज के बीच में संबंध है। टर्मिनल विभवांतर ई, सॉरी विद्युत वाहक बल ई और टर्मिनल विभवांतर भी। अब इससे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो आप नीचे नोट करोगे, क्या नोट करना है, या देखो ई बराबर क्या मिल रहा है, भी में कुछ जोड़ने पर ना, तो जब भी में कुछ जोड़ोगे, भी मान लो 12 वोल्ट है, तो ये मान लो 2 वोल्ट आ जाता है, ये 12 यह 2, तो ई बराबर 12 प्लस 2 14 वोल्ट, तो भी तो 12 है लेकिन ई कितना है 14। मतलब यहाँ एक निष्कर्ष निकला कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल ई होता है वह उसके टर्मिनल विभवांतर से कुछ अधिक होता है, हमेशा कम नहीं हो सकता। अर्थात अगर टर्मिनल विभवांतर 12 वोल्ट है तो सेल का विद्युत वाहक बल इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता, इसके बराबर नहीं हो सकता, तो ज़्यादा होगा। तो अगर टर्मिनल विभवांतर 10 वोल्ट है तो विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट हो जाएगा। किसी सेल का विद्युत वाहक बल सदैव उनके टर्मिनल विभवांतर से कुछ अधिक होता है, ये निष्कर्ष निकला, ये फॉर्मूला प्रमाणित हुआ। अब एक क्वेश्चन और यहाँ आता है, इन दोनों विभवांतरों में क्या संबंध होना चाहिए, इन दोनों विभवांतरों में क्या संबंध होना चाहिए। अब ये हम लोग जानते हैं, अंतर संबंध तो हो गया, संबंध में क्या आया, ई तथा भी में संबंध क्या हम लोग अभी प्राप्त किए, ई बराबर भी प्लस आई आर, ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर, विद्युत वाहक बल शॉर्ट कट में आप ऐसे लिखोगे, और
टर्मिनल विभवांतर या साधारण विभवांतर भी इसको कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होंगे? पहला अंतर, परिभाषा इनका दे दीजिए। विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या है? जब परिपथ बंद हो, अर्थात जब परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा हो तो यह होता है, और जब परिपथ खुला हुआ हो, जब परिपथ में धारा न रहे, परिपथ में धारा न बहे, तो उनके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। और यह जब परिपथ में धारा बहे तो उनके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर साधारण विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। दूसरा, ये जो शब्द है ईएमएफ, ये केवल सेल या बैटरी में इस्तेमाल होता है, और ये एक साधारण शब्द है। किसी भी चालक के दो सिरों के बीच, किसी भी चालक के दो सिरों के बीच हो सकता है। तीसरा, ये बाह्य प्रतिरोध R पर निर्भर नहीं करता, R पर निर्भर नहीं करता, जबकि यह R पर, बाह्य प्रतिरोध R पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बाह्य प्रतिरोध घट बढ़ जाए तो टर्मिनल विभवांतर घट बढ़ जाएगा। चौथा, अगर परिपथ भंग कर दिया जाए, सेल में से तार को निकाल कर फेंक दो, तो सेल का अपना विभवांतर ई तो नियत रहेगा। मतलब चौथा पॉइंट में क्या लिखोगे? परिपथ भंग होने की स्थिति में सेल में जो दोनों टर्मिनलों पर तार जोड़े थे, तार निकाल कर फेंक दो, उखाड़ कबाड़ दो, तो परिपथ भंग हो गया। परिपथ भंग हो गया तो सेल के अंदर का विभवांतर थोड़े ना घट बढ़ जाएगा। तो परिपथ भंग होने की स्थिति में विद्युत वाहक बल सदैव नियत रहता है, जबकि टर्मिनल विभवांतर शून्य हो जाएगा, भी जीरो हो जाएगा। आप परिपथ को उखाड़ कर फेंक दीजिएगा तो भी जीरो, और यहाँ ई नियत रह जाएगा, ई नियत, इस ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांचवा अंतर लिखोगे कि इसके कारण परिपथ में धारा बहती है। विद्युत वाहक बल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरी बात आपको याद रखनी है। विद्युत वाहक बल के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है? इसका डिफिनीशन सोचो। परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, इसकी परिभाषा क्या हमने पहले बताई थी कि विद्युत वाहक बल क्या है? किसी बैटरी के परिपथ में, सेल के परिपथ में एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आवेश प्रवाहित कर रहे हो ना, और जब आवेश प्रवाहित कर रहे हो तो आवेशों के प्रवाह को ही न धारा कहते हैं। तो धारा गति के कारण हो रहा है, और गति के लिए कार्य कौन? विद्युत वाहक बल है। तो इसके कारण विद्युत वाहक बल, ये पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, जबकि धारा के कारण टर्मिनल विभवांतर होता है। इसके कारण धारा और धारा के कारण टर्मिनल विभवांतर होता है। तो पांचवा अंतर क्या है? कि विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, और धारा के कारण, जब परिपथ में धारा बहने लगी तो धारा के कारण विद्युत वाहक विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है। तो यह विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में कुछ अंतर हो गया, और इन अंतरों को देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल अलग राशि है और टर्मिनल विभवांतर अलग राशि है। ध्यान देना बच्चों, विद्युत वाहक बल जो ये शब्द बोल रहे हैं, ये विशेष शब्द है। इस शब्द को, विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल सेल या बैटरी में ही हो सकता है। किसी परिपथ में आप ये नहीं बोल सकते सर परिपथ के बिंदु ए और बी के बीच का विद्युत वाहक बल इतना है, नहीं। जबकि विभवांतर में बोल सकते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर इतना है। तो ये टर्मिनल विभवांतर सेल के अंदर के लिए भी हो सकता है, सेल के बाहर के लिए भी हो सकता है। लेकिन विद्युत वाहक बल
यह विशेष शब्द है जो केवल और केवल सेल या बैटरी में ही इस्तेमाल होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग सेलों का संयोजन जानेंगे। धन्यवाद।